नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं रैपिड रिवीजन की, ये इतनी फास्ट है कि आप इसे करें बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहे, कोई स्टोरी कोई किसी तरह की फालतू बात हम नहीं बता रहे, इसमें टू द पॉइंट पढ़ा करके चल रहे हैं। आप इसको अगर कवर कर लो तो ये समझिए आपने जो पिछले महीने मेहनत की थी, पिछले 2 महीने से, वो आपकी सार्थक हो जाएगी। आप इन वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर इन वीडियो को छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आप खुद से रिवीजन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वीडियो देखोगे 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट तक की वीडियो हो रखी है। अभी तक मैक्सिमम कोई ऐसी वीडियो नहीं जो 20-21 से ऊपर गई हो, और 20-21 से नीचे ही रखेंगे। और 20-21 को भी आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा। और आपने जो चीज अभी पढ़ी थी हमसे इसे पूरा सिलेबस में, उससे आपका पूरा का पूरा भला होने वाला है। और आप रैपिड रिवीजन की हमारी कोई सीरीज को छोड़ना। देखिए, आपकी पीछे जो वीडियो निकली है उसमें बैकग्राउंड आवाज जो थी वो काफी ज्यादा आ रही थी। अब मैंने सुधार दिया है, तो देखो अब कोई आवाज नहीं आएगी। उस दिन मेरा माइक नहीं चल पाया था शायद, तो ऐसा हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आप अगला चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चे समझते नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। हम सीधे सीधे आपको समझाते हैं बिना किसी उसके टू द पॉइंट। आपको क्या याद करना, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा जो पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत शॉर्ट कर करके पढ़ाना है। और टॉपिक का नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। तो देखिए बेटा, मैंने जैसे आपको पढ़ाया था धार्मिक आंदोलन, और उसी समय पढ़ा दिया महाजनपद काल। और महाजनपद काल पढ़ाने के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब धननंद भारत पर शासक था तो सिकंदर ने उस समय पर भारत पर आक्रमण किया था। तो सोचने वाली बात है, सिकंदर तो एक विदेशी था और उसने भारत पर आक्रमण किया था, तो क्या सबसे पहले सिकंदर ने ही भारत पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन आता है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ है सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किया था बेटा, ईरान के शासक होता था हकामनी वंश का शासक। किसका? हकामनी वंश का शासक होता था, उसने किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो बेटा, भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो किया था साइरस ने। किसने किया था? साइरस ने। यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद रखना इस बात को। साइरस ने। साइरस कहां का था बेटा? साइरस पर्सिया का था। कहां का था? पर्सिया बोलते हैं। पर्सिया आजकल का क्या है बेटा? ईरान है। पर्सिया आजकल का क्या है? ईरान है। तो साइरस ने किया था। साइरस लेकिन क्या हुआ था बेटा? असफल हुआ था। ये जीत नहीं पाया भारत के किसी क्षेत्र को, या भारत पर अपना कब्जा बना नहीं पाया। लेकिन आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी तो साइरस हो गया ना, हो गया। तो सोचने वाली बात है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी कौन है? सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? साइरस ने किया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब इसने आक्रमण किया तो असफल हुआ, लेकिन कोई ऐसा विदेशी है जो भारत पर पहला हो और वो सफल भी हुआ हो? तो भारत पर सफल आक्रमण करने वाला, भारत पर सफल, अब यहां शब्द क्या जाएगा? सफल। सफल आक्रमण करने वाला, सफल, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सफल आक्रमण करने वाला, ऐसे लिखना था। सर्वप्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो किसने किया? तो उसका नाम है बेटा डेरियस। क्या नाम है बेटा? डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट। इसका दूसरा नाम क्या है हिंदी में कहें इसे? तो दारा प्रथम। दारा प्रथम। और ये कहां का था बेटा? ये यूनान का रहने वाला था। ये कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रहे। पहला आक्रमण साइरस ने किया, फिर आक्रमण डायरियस ने किया। डायरियस फर्स्ट, और कहां का था? यूनान का था। टू द पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। अब इसके बाद एक शक्तिशाली यूनानी शासक आएगा जो पूरी दुनिया पर आक्रमण करते करते वो भारत में आ जाएगा, और उसका नाम है अलेक्जेंडर दी ग्रेट, अर्थात सिकंदर महान, जो कि यूनान का ही है। अब किसकी बात कर लेते हैं हम? सिकंदर की। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर कहां का है? यूनान का है। सिकंदर कहां का? यूनान का है। तो इसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? तो इसका एक ही आक्रमण फेमस है जो भारत पे किया, वो है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व, या इसे हिंदी में इंग्लिश में कहिए तो बीसी ईसा पूर्व। अब वो कौन सा युद्ध था, किस नाम से जाना जाता था, जो बड़ा फेमस हुआ? तो इस युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। अब ये युद्ध जो था, हाइडे स्पीच का नाम भी है, और जिस नदी के तट पर लड़ा गया था उस नदी के तट पर भी इस युद्ध का नाम है। और नदी कौन सी थी? वितास्ता। वितास्ता का युद्ध। वितास्ता का युद्ध भी कह सकते हैं हम उसको। वितास्ता का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ये वाला युद्ध।
तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, या वितास्ता का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो किसके बीच हुआ, एक तरफ सिकंदर था, एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ पोरस। पोरस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, पुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरु भी कहते हैं। ये भारत का था और ये सिकंदर यूनान का था। युद्ध हुआ, इसमें पोरस हार गया और सिकंदर जीत गया था। बस, और सारी कहानी मैंने वहां सुनाई थी। इस युद्ध में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि सिकंदर का एक घोड़ा मर जाता है, घोड़ा प्रिय घोड़ा, जिसका नाम था बूकैफला। क्या नाम था, बूकैफला। तो सिकंदर जो है भारत में 2 नगरों का निर्माण करता है। एक नगर का नाम अपने घोड़े के नाम पर बूकैफला और दूसरा निकैया। कौन सा, निकैया। इन नगरों का निर्माण कराता है कौन, सिकंदर, नगरों का निर्माण कराता है। ठीक है बेटा। अब जब भारत में यूनानी आए तो यूनानी से भारतीयों ने कुछ सीखा, हाँ ज्योतिष सीखी थी। ये क्वेश्चन आता है, ज्योतिष जो है हमने कहां से सीखी है, तो यूनानी से। एस्ट्रोलॉजी हमने कहां से सीखी है, यूनानियों से सीखी है। कहां से सीखी है, यूनानियों से। बट बेटा सिकंदर का हो गया। अब देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ करता था, तो मगध का धनानंद, जो कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, मगध का धनानंद। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, तो ऐसा नहीं कि फिर सिकंदर तो वापस चला गया, क्या भारत पर विदेशी आक्रमण रुक गए, भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं रुके और टाइम टाइम पर विदेशी आक्रमण होते रहे। यहाँ भारत के राजा आपस में भी लड़ रहे थे और विदेशी भी भारत में अटैक कर रहे थे। तो अभी और कौन विदेशी की बात कर लेते हैं, तो अगले विदेशी की बात कर लेते हैं बेटा, इंडो ग्रीक। कौन से वंश के शासक थे, इंडो ग्रीक वंश। डायनेस्टी, इंग्लिश में तो डायनेस्टी कहेंगे, लेकिन वंश लिख देता हूं सीधे, डायनेस्टी, इंडो ग्रीक, या इसे हिंद यवन वंश भी कहते हैं, हिंद यवन वंश। ये समझिए, इस वंश के लोगों ने भी भारत पर आक्रमण किया। अब सबसे पहला व्यक्ति कौन था इस वंश का जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो सर्वप्रथम इसका कौन था, सर्वप्रथम जो आया भारत में तो वो था डेमेट्रियस ने इस पे भारत पर आक्रमण किया। किसने किया, डेमेट्रियस फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन हमें याद नहीं का, फिर यूक्रेटाइटस हुआ और भी हुए, मिथ्रेटाइटस भी हुआ, सब याद करने वाले, कुछ याद करने वाले नहीं। लेकिन इस वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था बेटा मिनांडर। क्या नाम था बेटा, मिनांडर। हमें मिनांडर को पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इस हिंद यवन वंश के शासकों ने ही भारत में पहली बार लेख वाले सिक्के, अर्थात जिन पर लिखा जाता था, है ना, जो सिक्के थे, जो कोयस थे, लिखे हुए सिक्के किसने चलाए, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही सबसे पहले हिंद यवन वंश के शासकों ने चलाए, जिसपे शासकों के नाम लिखे जाते थे, ये होता था। दूसरी क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सोने का सिक्का किसने चलाया, तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, मिनांडर ने चलाया। मिनांडर, अगर पूछा जाए किसने चलाया, मिनांडर ने, या पूछा जाए किस वंश के शासकों ने चलाया, तो किसने चलाया बेटा, इंडो ग्रीक वंश के शासकों ने। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का। अभी देखिए 14 मई को यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम हुआ है, उसमें मिनांडर पे क्वेश्चन आया। और मिनांडर पे क्या क्वेश्चन आया कि बताइए मिनांडर के दरबार में ऐसा कौन बौद्ध दार्शनिक आया था जिससे मिनांडर का वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद का मतलब शास्त्रार्थ की बात हुई थी, किसके साथ हुई थी, तो ये क्वेश्चन आया था और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। तो इसके दरबार में आया था कौन, बौद्ध दार्शनिक आया था, एक बौद्ध दार्शनिक आया था, और बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, नागसेन ने एक पुस्तक लिख रखी है, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। क्या नाम है बेटा, मिलिंद पन्नो। और मिलिंद नाम किसका है, मिनांडर का दूसरा नाम मिलिंद है बेटा, हिंदी का नाम मिलिंद है, हिंदी में मिलिंद कहते हैं। और मिलिंद पन्नो जो पुस्तक है वो किसकी है, नागपनी की। इसमें क्या होता है कि ये जो है मिनांडर, ये सवाल पूछता है किससे, ये पूछता है नागसेन से, और नागसेन उसके आंसर देता है, और तो इस पूरी किताब को इसमें लिखा हुआ है,
मिलिंद पन्नों में। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया? हिंद यवन वंश के शासकों ने चलाया, या फिर मेनांडर का नाम आ सकता है। और इसके यहाँ पर बौद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था नागसेन, याद रहेगा। चलिए बेटा, बस इसमें हिंद यवन वंश में इतना याद कीजिए। इसके बाद भी भारत में एक और वंश आया जिसने, विदेशी वंश था वो भी, और उसने भारत पर आक्रमण किया, वो भी विदेशी था, और उसका नाम था बेटा शक। क्या नाम था बेटा? शक, शक वंश। अच्छा, इसे भारतीय जो ग्रंथ हैं वो इंडियन एपिक्स में शक वंश को सीथियन भी कहा गया। क्या कहा गया है? सीथियन भी कहा गया। कहीं कहीं पर इसे सही या सही बाग भी कहा गया, लेकिन सब हम जानते हैं शक वंश के नाम से। इसे किसे जानते हैं? शक वंश के नाम से जानते हैं। तो बेटा, शक वंश की भारत में 5 शाखाएं आई थी, जिनमें से 2 शाखाएं हो गई, और दोनों शाखा में से कौन कौन सी हो गई? एक उत्तरी क्षत्रप और एक हो गई पश्चिमी क्षत्रप। एक उत्तरी क्षत्रप जिसकी राजधानी तक्षशिला और मथुरा थी, और दूसरी हो गई पश्चिमी क्षत्रप जिसकी राजधानी थी नासिक एंड उज्जैन। नासिक एंड उज्जैन को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। उत्तरी वाले, तो उत्तरी वाले इतने फेमस नहीं हुए हैं, उत्तरी वाले नहीं हुए। जबकि कौन से फेमस हुए हैं? वे हुए हैं आपके इधर वाले, बोलते हैं पश्चिमी क्षत्रप वाले। पश्चिमी क्षत्रप में 2 वंश के शासक बड़े फेमस हुए। एक तो क्षयरात वंश का नहपान। नहपान पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूं आपको। नहपान पे जल्दी से क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा डीप परीक्षाओं में आता है, उसमें नहीं आता। तो नहपान को छोड़िए। एक कादर्मक वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है रुद्रदामन फर्स्ट, उस पर क्वेश्चन आता है। तो पश्चिमी क्षत्रप का 2 क्षत्रप हो गई इसकी शाखा। एक हो गई बेटा, याद रखो, उत्तरी क्षत्रप। कौन सी? उत्तरी क्षत्रप भी कहा जाता था इनको बेटा। और एक थी पश्चिमी क्षत्रप। तो फेमस कौन सी हुई है? पश्चिमी क्षत्रप। क्यों हुई है? क्योंकि इसके शासकों ने इसको फेमस कराया। उत्तरी क्षत्रप की राजधानी क्या होती थी बेटा? या इसका जो केंद्र बिंदु था वो था तक्षशिला और मथुरा। क्या था? मथुरा, मथुरा, मथुरा थी, ठीक। और इसकी क्या थी? नासिक, नासिक एवं उज्जैन, एवं उज्जैन, ठीक है बेटा। अब पश्चिमी क्षत्रप फेमस हुआ तो इसका एक शासक होता है जिसका नाम है रुद्रदामन फर्स्ट। क्या नाम है? रुद्रदामन फर्स्ट। और रुद्रदामन फर्स्ट वो व्यक्ति है जिसने भारत में पहला विशुद्ध भाषा, संस्कृत भाषा का एक अभिलेख लिखाया, जो बड़ा ही फेमस अभिलेख है। मैंने सबको आपको पढ़ाया है, एमसीक्यू तक में भी बताया है आपको। और इस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है? जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो शक वंश के शासक रुद्रदामन फर्स्ट से इसका संबंध है। और ये कहां पड़ता है बेटा? इसे गिरनार अभिलेख भी लिख करके आ जाता है। गिरनार, गिरनार में जूनागढ़ गिरनार है ना, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। किसने बनाया था? रुद्रदामन ने। कहां से? शक वंश के। इतना तो इससे शॉर्ट कुछ हो सकता है? सीधे सीधे यहीं पे लिखा आया जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लिया में शक वंश का शासक था और रुद्रदामन हो गया। अब और भी क्या कोई वंश हुआ है शक के अलावा? शक के अलावा एक वंश और भारत में है और उसका नाम है पहलव वंश। कौन सा वंश है? विदेशी तो बार बार आते रहेंगे, बाद में फिर मुस्लिम्स आ जाएंगे। तो फिर एक वंश आता है भारत में, पहलव वंश। कौन सा वंश है? पहलव वंश। तो भारत में इसका जो पहला शासक होता है, जो इसने स्थापना की है, या इसका प्रथम शासक जो है, प्रथम शासक पहलव वंश का, उसका नाम बहुत अच्छा है, याद रह जाएगा आराम से, माउस। माउस माने चूहा होता है, तो माउस इसका सबसे फेमस, मतलब वैसे ही याद रह जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, जब भी कभी आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, वही आएगा, पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो था, सबसे शक्तिशाली शासक जो था इस वंश का, शक्तिशाली शासक कौन था? जिसका नाम था गोंदो फर्नीस। गोंदो फर्नीस, गोंदो फर्नीस। क्या नाम था? गोंदो फर्नीस। बस गोंदो फर्नीस को खाली ये भी लिस्ट वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, वहां पर वंश मिलाने के लिए आ रहे होंगे, तब गोंदो फर्नीस को पहलव वंश से मिलाना है, केवल ये क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, मैं जो बता रहा हूं आपको। बस पहलव वंश के शासकों को मार दिया किसने? कुषाण वंश के ने। और कुषाण वंश भी विदेशी थे, और वो भारत में मैं उन्हें बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। अभी मौर्य पढ़ाऊंगा, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश आएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।